तो हम लोग देख रहे हैं 2010 के प्रश्न को, टीजीटी 2010 के प्रश्न को देख रहे हैं। टीजीटी 2010 के प्रश्न को देख रहे हैं। तो यही हम देखेंगे आज। इसमें भाग 2 है, तो 44 नंबर तक प्रश्न हम कर चुके हैं, आज 45 नंबर है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, देखिए क्लास से जुड़ने के लिए तो आपको इस पे मैसेज करना पड़ेगा 70 68 62 0 242 70 68 62 0 242। बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारी क्लासें निःशुल्क हैं। किसी भी चैनल पे आपको किसी भी चैनल पे निःशुल्क क्लास नहीं मिलेगी। यहाँ काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण आपको पूर्णतः निःशुल्क दिया जा रहा है। पूर्णतः संस्कृत भी हम आपको बता देंगे, और हर एक चीज़ ट्रिक के साथ बताया जाता है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। आप जो जुड़े हैं जानते हैं। चलिए देखिए, आगे चल रहे हैं। आप दर्शन बता दें, दर्शन को लेकर आपका प्रश्न था। देखिए भारत में 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। भारतीय दर्शन की बात करें, लिखते रहिए, भारतीय दर्शन की बात करें, तब प्रश्नों को देख रहे हैं। भारतीय दर्शन की बात करें तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय दर्शन दो भागों में, एक आस्तिक, एक नास्तिक। आस्तिक दूसरा नास्तिक। अब ये भी बताने की आवश्यकता है कि आस्तिक क्या होता है, नास्तिक। आस्तिक जो आप मानते हैं, नास्तिक मतलब ना माने। तो देखिए, एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। अब आस्तिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको देख ले रहे हैं। चलिए आगे पेज पे, 1 मिनट। चलिए आस्तिक को देखेंगे। आस्तिक, आप उसी में ग्राफ बना के उसी के नीचे लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। देखिए आस्तिक दर्शन, आस्तिक, इसके बाद नास्तिक देख लेंगे। आस्तिक की बात करें, दर्शन लिख लीजिएगा, दर्शन। देखिए यह 6 होते हैं, मुख्य रूप से 6 दर्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये 6 होते हैं, इसे षड दर्शन बोला जाता है। षड दर्शन, ये 6 होते हैं, इनको षड दर्शन बोला जाता है। आप अपने हिसाब से कॉपी में लिख लीजिएगा, कहीं नीचे 6 लिखा है। देखिए अब 6 कौन कौन से हैं? 6 हैं, इनकी संख्या 6 है। आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है? 6 है। अब चलिए एक एक को देख रहे हैं। 6 आप क्रम से उसी के नीचे आस्तिक लिखिएगा। उसके बाद जैसे आस्तिक लिखिए आप, आस्तिक लिखने के बाद उसी के नीचे लिखिएगा। उसी के नीचे आप क्रम से लिखिएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए उसके नीचे सांख्य दर्शन आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सांख्य दर्शन देखिए नेटवर्क की समस्या थी। सांख्य दर्शन यह है। सांख्य तो आप लिख ही लेंगे ना। चलिए सांख्य दर्शन एक किसका है? कपिल का है। कपिल राइटिंग गड़बड़ है, आप जानते हैं, फिर भी आप लिखते रहिए, अब क्या करें। योग, क्रम से लिखिएगा। योग किसका है? योग की बात करें तो एक योग पतंजलि की है। पतंजलि ये तो लिख ही लेंगे ना, पतंजलि। उसके बाद है न्याय को लिख लेंगे। न्याय गौतम का, गौतम। अब चलिए देखिए आगे लिखिए। देखिए 6 ही हैं, 1 2 3 4। अब 4 नंबर इधर लिख रहे हैं। देखिए न्याय के बाद वैशेषिक। देखिए वैशेषिक अगले पेज पे देख ले रहे हैं, 1 मिनट, नहीं तो इसमें सब खिचड़ी हो जाएगा। अगले पेज पे देखिए कहाँ तक लिखे थे? 4 नंबर तक हो गया था, 3 हो गया था। अब देखिए 6 ही हैं। अब 4 में क्या लिखेंगे? वैशेषिक किसका है? कणाद का है। फिर 5वें नंबर पे देख लेंगे। 5वें नंबर पे है पूर्व मीमांसा।
मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, यह किसका है? पूर्व मीमांसा लिख लीजिएगा। पूर्व मीमांसा की बात करें तो यह है जैमिनी, 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 जैमिनी। उसके बाद छठा, केवल 6 ही दर्शन हैं। छठा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा, इसे वेदांत बोलते हैं, वेदांत। अब इसी के भाग हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद पढ़ते हैं, इसी उत्तर मीमांसा का ही भाग है। यह किसका है? वादरायण का, वादरायण, वादरायण, वादरायण। तो यहाँ तक आप लिख चुके होंगे। फिर से एक बार देखिए, हम भारतीय दर्शन को पढ़ रहे हैं। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक के अंतर्गत हमने बताया, देखिए आस्तिक के अंतर्गत 6 दर्शन आते हैं, 6 दर्शन, उसे षड दर्शन कहा जाता है, उसे षड दर्शन कहा जाता है, षड दर्शन कहा जाता है। अब देखिए आस्तिक में कौन कौन से आते हैं, ये आस्तिक लिखा है ना, तो अब इसी के नीचे लिख लेंगे अपना ग्राफ बना के। देखिए सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम। फिर उसके बाद हमने देखा वैशेषिक कणाद का हो गया, एड़ा लिखा है, द लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा वेदांत वादरायण का है। अब देखिए नास्तिक को देख रहे हैं, तब फिर उसके बाद बता रहे हैं। देखिए नास्तिक के अंतर्गत, नास्तिक, नास्तिक आप ग्राफ बनाएंगे तो उसी के नीचे आस्तिक नास्तिक दोनों के नीचे ही लिख देंगे आप अच्छे से। नास्तिक में देखेंगे तो आप चारवाक, इसमें पहला चारवाक, चारवाक है, चारवाक। चारवाक किसका है? बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति या चारवाक भी कहते हैं, चारवाक, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे बौद्ध, बौद्ध, बौद्ध में देखेंगे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा है? जैन, जैन, जैन। एक किसका है? ऋषभ देव, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, ऋषभ देव, या आप लिख करके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। यहाँ तक अब समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए फिर से एक बार, फिर से देख लीजिए। अब अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, दर्शन से संबंधित प्रश्न, एक प्रश्न आते हैं। चलिए भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक आस्तिक हो गया, दूसरा आपका नास्तिक हो गया। एक आस्तिक हो गया, दूसरा आपका नास्तिक हो गया। एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। चलिए आस्तिक के अंतर्गत हम 6 दर्शन पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से। सांख्य दर्शन कपिल का है, योग दर्शन पतंजलि का है, न्याय दर्शन गौतम का है। देखिए वैशेषिक कणाद का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, वेदांत कहते हैं, वादरायण का है। इसे ही इन 6 को षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। फिर नास्तिक में देखिए, नास्तिक में हमने क्या पढ़ा? नास्तिक में 3 पढ़े, चारवाक बृहस्पति या चारवाक का है, दूसरा बौद्ध महात्मा बुद्ध का है, तीसरा जैन ऋषभ देव या महावीर स्वामी का है। अब देखिए अब क्या पढ़ना है। जो आप यहाँ देखिए, ये जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, यही वेदांत दर्शन के भाग हैं। वेदांत दर्शन के भागों की बात करें, वेदांत दर्शन को कई देखिए निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो यही वेदांत दर्शन जो आप पढ़ते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तो एक ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ आप बनाएंगे। एक तरफ नाम लिखेंगे, एक तरफ नाम, नाम, और उसके बाद एक तरफ संप्रदाय लिखेंगे, संप्रदाय, संप्रदाय, संप्रदाय लिखेंगे। फिर उसके बाद दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत लिख देंगे। सिद्धांत या वाद कुछ भी कहें, दार्शनिक सिद्धांत लिख लीजिएगा, दार्शनिक सिद्धांत। अब नाम में लिखिए वही वेदांत दर्शन के पार्ट हैं जो वेदांत दर्शन आप पढ़े हैं, जो वेदांत दर्शन अभी हमने आपको बताया।
जो उत्तर मीमांसा है उसी के पार्ट हैं। देखिए उत्तर मीमांसा, अब नाम लिखिए। संप्रदाय अलग चीज़ है, दार्शनिक मत अलग चीज़ है। देखिए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य अगर इनके संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय। दार्शनिक मत की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, एक हो गया। अब अपना लिखते जाइए, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। अब नाम लिखिए मध्वाचार्य की बात करें तो इनके संप्रदाय अलग चीज़ है। ब्रह्म संप्रदाय। अगर इनके दार्शनिक मत की बात करें द्वैतवाद। एक कॉपी में लिखिएगा अच्छे से, नहीं गड़बड़ होगा, फिर इधर उधर भटकेंगे। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। 3 हम देख चुके थे, अब उसी के आगे लिखिएगा। नाम में विष्णु स्वामी विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य कर लीजिए, वल्लभाचार्य। अब आगे इनके संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय या आप लिख करके पुष्टि मार्ग लिख लीजिएगा, पुष्टि मार्ग, नहीं तो भटकेंगे इधर उधर। पुष्टि मार्ग लिखा है, मार्ग रास्ता जो बोलते हैं, ये म है, मार्ग। अब इनके दार्शनिक मत की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद। देखिए द्वैतवाद, ये तो आप लिख ही सकते हैं, द्वैतवाद, नीचे वाद लिख दे रहे हैं। देखिए ये रुद्र संप्रदाय है। एक एक चीज़ को अच्छे से स्पष्ट कर लीजिए, बाद में दिक्कत होगी। दर्शन में आप बहुत परेशान रहते हैं। तो विष्णु स्वामी लिखा है, विष्णु स्वामी। अब चलिए आगे। अब निम्बार्काचार्य नाम में लिखेंगे, निम्बार्काचार्य बोल तो रहे हैं, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। निम्बार्काचार्य राइटिंग गड़बड़ है। निम्बार्काचार्य। अगर इनके संप्रदाय की बात करें तो सनक संप्रदाय। अगर इनके दार्शनिक मत की बात करें, इनके दर्शन की बात करें तो भेदाभेदवाद, सीधा से भेदवाद जोड़ लीजिएगा, वाद नीचे लिख दे रहे हैं। अगले पेज पे चल रहे हैं। देखिए उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु। अब इनके संप्रदाय की बात करें तो मध्व गौड़ी, नहीं तो कहीं मिले तो परेशान हो। मध्व गौड़ी या इसी को गौड़ी बोलते हैं। गौड़ी संप्रदाय या और इसको बोलते हैं एक नाम से और अचिंत। इनके दर्शन की बात करें, देखिए या गौड़ी संप्रदाय। आप दर्शन में लिखिए, इनके दार्शनिक मत में लिखिए, दार्शनिक सिद्धांत में लिखेंगे अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद। चलिए अब इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए एक बार समझिए अच्छे से, अब बता रहे हैं इसको, इसे समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो आप भटकते हैं। दर्शन से एक प्रश्न आएगा ज़रूर,
कुछ न कुछ पूछा जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। चलिए देखिए, ये कहाँ से आ गया। देखिए, भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 2, एक आस्तिक एक नास्तिक, एक आस्तिक एक नास्तिक। आस्तिक के अंतर्गत कितने दर्शन आते हैं? 6 दर्शन। नास्तिक के अंतर्गत 3 आते हैं। देखिए, आस्तिक के अंतर्गत 6 दर्शन आते हैं, उसे षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। अब आस्तिक वाला लिख लीजिए, एक ग्राफ बनाइएगा। आस्तिक में देखेंगे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, कपिल का है। योग दर्शन, योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। आप देख लेंगे, पेज गड़बड़ हो गया है। वैशेषिक किसका है? कणाद का है। पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी का है। उत्तर मीमांसा किसका है? वादरायण का है। जो उत्तर मीमांसा है इसी को वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है, यही वेदांत दर्शन। देखिए, नास्तिक में तो 3 आते हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन, तो इनका तो नाम लिखा गया है, बृहस्पति, चारवाक, महात्मा बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर। तो ये तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे देखिए, जो वेदांत दर्शन था उसी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वही कई भागों में बटा है, निम्नलिखित भागों में बटा है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सारे जो देख रहे हैं इस साइड लिखा है, दार्शनिक सिद्धांत वेदांत दर्शन के पार्ट हैं। तो यहाँ नाम, संप्रदाय, देखिए नाम लिख लीजिएगा, संप्रदाय लिख लीजिएगा, किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के। विशिष्टाद्वैतवाद क्या होता है? मध्वाचार्य जो हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। एक ग्राफ में बनाइएगा, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, इसे रुद्र संप्रदाय या पुष्टि मार्ग कहते हैं। रुद्र संप्रदाय ब्रैकेट में पुष्टि मार्ग। इनके दार्शनिक मत की बात करें, शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद ये लिखा है ना, शुद्धाद्वैतवाद अच्छे से देख लीजिएगा भैया, कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी बता दीजिएगा। शुद्धाद्वैतवाद। फिर निम्बार्काचार्य, इनके संप्रदाय की बात करें तो सनक संप्रदाय, ये जो सनक देख रहे हैं ना, सनक संप्रदाय, इनके दार्शनिक मत की बात करें या वाद की बात करें तो इनका दार्शनिक मत है भेदाभेदवाद। तो अब यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ना, मध्व या गौड़ी संप्रदाय से बोलते हैं, गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं। संप्रदाय लिखा है पीछे, गौड़ी के बाद संप्रदाय लिखा है, संप्रदाय लिख लीजिएगा। इनके दार्शनिक मत की बात करें तो ये अचिंत भेदाभेद है। तो इसे अच्छे से भैया लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आता है, आप इधर उधर भटकते हैं, न किसी किताब में मिलता है सही से, न किसी कॉपी में। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखिए, ये सारी क्लास हमारे द्वारा निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, जिसमें काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान, संस्कृत और शिल्पी का एक सेट हम प्रतिदिन करवाएंगे। इसके बाद हम घटना चक्र को भी सॉल्व करवाएंगे, यूथ को भी सॉल्व करवाएंगे। साप्ताहिक टेस्ट होता है, वह भी पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। बस आप साप्ताहिक टेस्ट के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे, जो नंबर नीचे दिया गया है। टेस्ट ऑनलाइन होता है, एप्लीकेशन पे होगा, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, आप संपर्क करेंगे। देखिए 16 अगस्त को एक टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। जिनका रैंक 1 से लेकर 5 तक आएगा उनको हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद चलिए आगे चल रहे हैं, बकवास करने भर का टाइम नहीं। देखिए टेस्ट के लिए आप देखिए 16 अगस्त परीक्षा तिथि दोपहर 2 बजे, 50 प्रश्न रहेंगे, 45 मिनट का समय रहेगा। 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए लिखा है, आगे चल रहे हैं। हाँ देखिए 1 से लेकर 5 तक, 2, 3, 4, 5 तक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। चलिए घटना चक्र की सीरीज चल रही है, आप देख लीजिएगा। अब चलिए अब टीजीटी शिल्पी का प्रश्न आ गया है। टीजीटी अब 44 नंबर तक हम देख चुके हैं, 2010 का है। 2010 शिल्पी 2010 का है। बताइए अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? यह रचना किसकी है? अनामिका किसकी है? बहुत सही, निराला की। अनामिका किसकी है? निराला की। थोड़ा जल्दी चलेंगे। दुष्कृति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दुष्कृति शब्द की संधि विच्छेद बताइए। बहुत अच्छा। दुहु प्रस प्रकृति, नीरज उपाध्याय। बहुत अच्छा भैया। चलिए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, आज फॉन्ट गड़बड़ हो गया है तो प्रश्न ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो आप कोशिश करेंगे मैनेज। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि
जल्दी जल्दी बताइए, ये प्रश्न सरल है। तो विद्यापत, मैथिल कोकिल कहे जाते थे विद्यापत। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हस्तक्षेप का शुद्ध बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? हस्तक्षेप है कि कौन सा है बताइए। हस्तक्षेप, इसको शुद्ध करिए हस्तक्षेप को। तो बताइए, हस्तक्षेप कहीं लिखा है? हस्तक्षेप देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर। हस्तक्षेप नहीं, ये भी गलत है। तो कैसे सही करेंगे? और कोई विकल्प आपको दिख रहा है? 1 मिनट। हस्तलेप जो लिखा है उसी को छेप कर लीजिए। चलिए एक विकल्प काट के बना रहे हैं। कौन सा काट के बनाएं? कौन सा काट के बनाएं? चलिए इसी को बना दे रहे हैं। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप 5वां विकल्प जोड़ लीजिएगा। हस्तक्षेप 5 नंबर। बताइए हस्तक्षेप, ये हाँ है। चलिए हस्तक्षेप यही शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये 5वां सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। एक भी विकल्प उसमें नहीं थी। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? बताइए। सूर सारावली इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना है, सूर सागर इनकी है, दोहावली किसकी है? दोहावली किसकी है? तो यह तुलसीदास की रचना है। दोहावली कवितावली ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। दोहावली कवितावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की। आंसू शब्द है, आंसू हमने बताया था कि भैया अगर चंद्रबिंदु लग जाएगा तो वह तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव, तद्भव हो जाएगा। आंसू क्या है? तद्भव है। आंसू क्या है? तद्भव है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। विशिष्टाद्वैतवाद अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। बताइए, यहाँ रुकना नहीं है। बताइए। तो रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए बोलने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। अगले ऑप्शन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? बताइए। बताइए पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की और किस सन में की थी? आप कमेंट करके बताएंगे। जो लोग देख रहे हैं कमेंट करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और किस सन में की थी बताएंगे आप, एक कमेंट करके। चलिए, आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? बताइए। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? इनकी एक पत्र की बात करें, नागरी नीरद। नागरी नीरद, नीरद यह मिर्ज़ापुर से दोनों प्रकाशित होती थी। यह मिर्ज़ापुर से दोनों प्रकाशित होती थी। तो यह किसकी है भैया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो आनंद कादम्बनी क्या है? ये साप्ताहिक थी। इसकी बात करें तो यह साप्ताहिक थी। साप्ताहिक आप समझ लीजिए, अभी नहीं तो फिर दिक्कत हो। साप्ताहिक, इन्हीं का पत्र बार बार टीजीटी लेवल में पूछा जाता है। और यह मासिक था। नागरी नीरद इतना लिखा है मेरे प्रभु। नागरी नीरद कम से कम 5 बार पढ़ चुके हैं, तब भी आपको समस्या हो रही है। इतना तो कम से कम पकड़ लिए होते। नागरी, नागरी के नागरी, आप समझ में आया? नागरी नीरद, नीरद द लिखा है, ना लिखा है, द लिखा है। सही कर लीजिए। तो यह मासिक था। मासिक, मासिक कर लीजिएगा। मासिक। ये दोनों पत्र मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर से किसकी रचना है? मिर्ज़ापुर से। घन की है, प्रेमघन की। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? बताइए। अष्टछाप में कौन नहीं आते? छी स्वामी आते हैं, नंददास आते हैं, परमानंद दास आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए, बताइए मेरे भाई। 54 नंबर आप प्रश्न बताइए। तो हरिव्यास देव को कभी आप अष्टछाप में नहीं पढ़े हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। बताइए सही है गलत है, कमेंट करके बताइए। और कब किया था? मैसेज करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बादल राग के रचयिता। बादल राग किसकी रचना है? बादल राग भिक्षुक किसकी रचनाएं हैं? बादल राग किसकी रचना है? बताइए। बहुत अच्छा, निराला की रचना है। बहुत अच्छा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। टीजीटी में
ऐसे ही सरल सरल प्रश्न आते हैं और आया है, देख रहे हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए किस विधा में लिखी गई है। अभी हमने रात्रि में ही बताया था कि इसकी विधा बहुत बार पूछी जाती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा क्या है? तो यह आत्मकथा है। यह आत्मकथा है। कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। क्रम भी पूछा जाता है। चलिए आगे चल रहे हैं। अज्ञेय की असाध्य वीणा, अज्ञेय की असाध्य वीणा के बारे में बताइए। अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा। असाध्य वीणा एक कैसी रचना है? तो बताइए असाध्य वीणा कैसी रचना है, किस प्रकार की काव्य कृति है? तो यह लंबी कविता है। लंबी कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति, अभी हमने रात में ही बताया था कि बिनु बिनु बिना बिना या रहित, बिना कारण की कार्य की उत्पत्ति होती है। बिना कार्य की उत्पत्ति होती है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, बताइए। विभावना अलंकार होता है। विभावना, उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, बिनु बिना रहित। तो चलिए बीच में आपको मिलेंगे विभावना अलंकार में। भाई विभावना अलंकार आप कहेंगे तो हम बता देंगे, अगर देखिए दिक्कत नहीं। चलें बताइए मेरे भाई, अगर दिक्कत हो तो बता दिए करिए, कोई चीज़ गुमराह करने वाली चीज़ ये नहीं। देखिए विभावना अलंकार में क्या होता है, देख लीजिए। जब आ गए हैं पॉइंट पे तो देख लीजिए, जब दिक्कत हो रही तो। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में देखिए एक पंक्ति आती है, पंक्ति डायरेक्ट लिख रहे हैं। विभावना अलंकार देखिए, बिनु पग चले, बिनु पग या पद होगा, जो भी आप कर सकते हैं, ना है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु काना, काना कोतर। काना मतलब कान होता है। आप दूसरा तर्क निकाल रहे हैं। बिनु मतलब बिना, पग मतलब पैर के, इसका मतलब पैर, बिना पैर के चल रहा है। देखिए विभावना अलंकार में सीधा सीधा, जहाँ बिना किसी साधन के ही कोई काम पूरा हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। आपके पास कान है, अभी कान न रहे तब भी आप सुन लें। कान को ही कारण बोलते। करण कारक आपने पढ़ा है ना, तो साधन क्या है? कारण को ही साधन बोलते हैं। साधन कारण, कारण साधन। तो आपके पास कान न हो, अभी एक कनवा आपके पास लल्लू लाल हैं, देखिए इनके पास 2 कान हैं, इनके कान को हटा दीजिए, इधर ला दीजिए। अब बिना कान के भी अगर सुन ले भाई, तो यही तो है विभावना। जहाँ बिना किसी साधन के, बिना साधन मतलब बिना कान के, बिना कारण के ही सुन ले। तो जब आप बिना कारण के ही कोई कार्य आपका हो जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चल ले रहा है, सुने बिनु काना, बिना कानों के देखिए सुन ले रहा है। ये देखिए सुने बिनु काना, एक बिना कान के भी सुन ले रहा है। विभावना अलंकार में जब किसी काव्य या पंक्ति में कारण या साधन के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है मेरे भाई। जहाँ सीधा जहाँ बिना किसी साधन के ही कोई काम पूरा हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आपके पास कान नहीं रहेगा तब भी आप सुनेंगे। चलिए शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी मेरे भाई बता दीजिए। शुद्ध वर्तनी बहुत सरल प्रश्न है, बताइए। आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए बताइए। कुमुदिनी, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। चलिए कुमुदिनी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। नाटक जारी है, किस विधा की रचना है? देखिए विधा पूछी जा रही, नाटक जारी है, किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किसकी रचना है? जगूड़ी की रचना है। जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी नाम सुना होगा। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चाँद, अनुभव के आकाश में चाँद। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में साहित्य अकादमी, कुछ याद हो चाहे न हो,
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लिख लीजिएगा। अनुभव के आकाश में चाँद, यह रचना पूछी जाती है बार बार। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो यह कविता है, काव्य संग्रह है। यह किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की है। लीलाधर जगूड़ी काव्य संग्रहों की बात करें तो लिख लीजिए। चलिए बोल दे रहे हैं। चलिए, शंखमुखी शिखरों पर 2 स्टार लगा लीजिए। नाटक जारी है, इसकी विधा पूछी जाएगी। इसको इसके सामने लिख लीजिए कि इसकी विधा पूछी जाती है। इस यात्रा में ये सीधा आएगी। रात अब भी मौजूद है, ये रचनाएं बाकी सीधा पूछी जाएंगी। रात अब भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी। घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द। अगली लिखिए, अगली रचना। भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चाँद, 5 स्टार, 5 स्टार लगाइए इसके सामने। अनुभव के आकाश में चाँद 1997 साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिला था। देखिए लिखा है ना, यही। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये भी पूछा जाता है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। गंगा का एक नाम बताइए भैया। गंगा का एक नाम भागीरथी और क्या है? बताइए बताइए। तो विष्णुपदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंगा का एक नाम और क्या है? तो विष्णुपदी है। गंगा का एक नाम और क्या है? तो विष्णुपदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। छत्तीसगढ़ी, यही 3 आती है। बताइए। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, इसमें भी 3। भोजपुरी, ये पूरी लिख लीजिएगा। भोजपुरी के बाद मैथिली और उसके बाद मगही। बताइए, ये 3 इसमें आती है। किसमें? बताइए। बिहारी हिंदी की 3 है। बिहारी हिंदी इसको, ये बिहारी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की, ये पूर्वी हिंदी की है भैया, पूर्वी हिंदी की है। तो यहाँ देख लिए। तो कौन सी नहीं आती है बता दीजिए। अब तो आप बता देंगे भोजपुरी, तो यह बिहारी हिंदी की है। भोजपुरी किसकी है? तो बिहारी हिंदी की है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रस सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य, बता दीजिए। बहुत सरल है। रस सूत्र के अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य, बहुत अच्छा, शंकुक, बहुत अच्छा, शंकुक। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भैया उस दिन पहचानने के लिए बताए थे स्त्रीलिंग। अब देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए पहले आप सर्वनाम मेरा मेरी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा अच्छी, फिर उसके बाद अच्छी लिखा है, अच्छी, फिर उसके बाद होता है होती है। बहुत ट्रिक बता देंगे, जीवन में आप नहीं गड़बड़ा सकते। देखिए, मेरी पानी है, मेरी नानी है, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। मेरा नहीं, मेरी नानी है तो नानी स्त्रीलिंग हो गया। मेरी कहानी है, कहानी स्त्रीलिंग हो गया। मेरी रानी है, रानी स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए, नानी अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग। प्रयोग करके देखिए। कहानी अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग। रानी अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग। अच्छा, अच्छी। अब होती लगा के देखिए। नानी होती है ना, कहानी होती है, रानी होती है। अब देखिए, पानी में लगाइए, पानी में प्रयोग करके देख लीजिए। तीनों का सेट करके देख लीजिए। अगर देखिए, पानी मेरा है, पुल्लिंग है। पानी अच्छा है, पानी होता है, ना कि पानी अच्छी है। पानी कभी आपने कहा अच्छी है? तो पानी पुल्लिंग शब्द है। पानी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग, ये नहीं रत्नों के नाम पुल्लिंग होंगे, जातियों के नाम पुल्लिंग होंगे। सीधा यही 3-4 ट्रिक अपना लीजिए, नहीं तो पूरे जीवन भर बस वही रटते रह जाएंगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग है, पेड़ों के नाम पुल्लिंग है। कुछ अपवाद को अलग लिख लीजिए। 10-15-20 ठो है, हम एक दिन लिखवा देंगे। चलिए, व्याकरण वाली क्लास में रात्रि में आइएगा, वहाँ लिखवा देंगे। क्लास से जुड़ने के लिए हमने शुरू में नंबर बताया है, उसी पर मैसेज करिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। निशीथ का उपयुक्त अर्थ बताइए। निशीथ का उपयुक्त अर्थ बताइए। निशीथ मतलब क्या होता है? अर्धरात्रि का समय जो होता है उसी को निशीथ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिल्पी में गलत दिया है, संध्या का समय दे दिया है। चलिए, झूला नट उपन्यास
किसकी रचना है? झूला नट उपन्यास किसकी रचना है बताइए। इनकी और रचनाओं की बात करें तो चाक है, अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी हो गया। उसके बाद बताइए किसकी है? झूला नट अलमा कबूतरी, बताइए किसकी है? तो यह मैत्रेयी पुष्पा की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। 68 नंबर में, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार। उत्तर कबीर किसकी रचना है? अभी बिल्कुल अभी किसकी रचना है? अभी बिल्कुल अभी एक रचना। जमीन पक रही है, अब पकड़ लिए, जमीन पक रही है। अब नहीं पकड़ पाए समझ लीजिए कब कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जमीन पक रही है, बताइए। 2 रचना बता दिए। अकाल में सारस किसकी है? अकाल में सारस जो रचना बोर्ड पे लिख रहे हैं पूछी जाती है। अकाल में सारस। बाघ इनकी है, बाघ, यह लंबी कविता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लंबी कविता, आगे कविता लिख लीजिएगा, जगह नहीं। बाघ। उत्तर कबीर किसकी है? उत्तर कबीर और अन्य कविताएं साथ में जुड़ा है, तो यहाँ केवल उत्तर कबीर ही दिया है। टाल स्टाय और साइकिल, टाल स्टाय और साइकिल तो लिख ही लेंगे ना, साइकिल। चलिए किसकी रचना है? उत्तर कबीर। ये सारी जितनी भी रचनाएं बोर्ड पे लिखी हैं किसकी हैं? तो केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। जितनी रचनाएं बोर्ड पे लिखी गई हैं किसकी रचनाएं हैं? तो केदारनाथ सिंह की। जो भी रचनाएं बोर्ड पे लिखी गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं, आप लिख लीजिए। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन प्रेम मार्गी कवि नहीं है बताइए? प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है बताइए? प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बताइए। सही है। अब चलिए अगला, सही युग्म बताइए। काले टोपी गलत है, सुनहरी पत्ता ये भी गलत है, उड़ती हुई चिड़िया होगा। चलिए तो दुबला पतला लड़का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए सूची का मिलान कीजिए। रचनाएं दी गई हैं, जैसे कालिदास हैं, ये भवभूत हैं, ये दंडी हैं, ये बाण हैं। देखिए बाण हैं, और उसके बाद श्रीहर्ष भी हैं। अब चलिए इनकी रचना 5 रचनाएं दी गई हैं, 5 को मिलाइए। चलिए बताइए। चलिए तो कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास के ऋतु संहारम, ये देखिए नीचे है, कालिदास के नीचे ही दिए गए। भवभूत की कौन सी रचना है? भवभूत की उत्तर रामचरितम, ये भवभूत के नीचे भी है। दंडी की कौन सी है? दंडी की 10 कुमार चरित, देखिए 10 कुमार चरित पर लेके आइए खींच के, 10 कुमार चरित हो गया। श्रीहर्ष की, बाण भट्ट की कौन सी है? देखिए कादम्बरी, यहाँ खींच के मिला दीजिए कादम्बरी। फिर उसके बाद कौन से बच गए? श्रीहर्ष का नैषध चरित, देखिए इनके नीचे है, तो आप मिला लीजिएगा, बहुत सरल है। अगर प्रश्न पे चल रहे हैं बोर्ड में जगह नहीं है। चलिए निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेरा मेरी लगाइए भैया, अच्छा अच्छी लगाइए, होता होती लगाइए, जिसमें सेट खो जाए। चलिए मेरा मज़ा, मेरी मज़ा, चलिए प्रयोग करिए। मेरा मज़ा, मेरी मज़ा नहीं सेट हो रहा है। मेरी सज़ा सेट हो गया, तो मेरी सज़ा स्त्रीलिंग हो गया। मेरी रजा स्त्रीलिंग हो गया। मेरी कजा स्त्रीलिंग हो गया। अब चलिए मज़ा अच्छा है, मज़ा अच्छी तो है नहीं, अच्छी मज़ा अच्छी तो है नहीं, मज़ा अच्छा है। मज़ा आता है, आती तो है नहीं, मज़ा आता है, तो मज़ा पुल्लिंग हो गया। अभी हम पहचानने का ट्रिक भी आपको बता चुके हैं। पहचानने का ट्रिक आपको सरल भाषा में बता दिया, आता आती भी लगा के, उसमें आता आती भी लगा के आप चेक कर सकते हैं। देखिए 3-4 शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए अभी ट्रिक हम बता चुके हैं शुरू में मेरे भाई। देखिए आता है, आती है, स्त्रीलिंग उस शब्द में जोड़ लेंगे, आता है आती है। मेरा मेरी, मेरी, मेरी है, रेरी नहीं, मेरी, अच्छा अच्छी, होता है होती है,
होता है, होती है, लिख लीजिएगा, होती है। उसके बाद चलिए, तो मजा पुलिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बता देंगे व्याकरण वाली क्लास में, कभी दिक्कत नहीं होगी। जब हम आपसे कह दिए तो बता देंगे बहुत सरल तरीके से। हिंदू मग पर पावन राखे का जो बहुते हिंदी भाखेओ, हिंदू मग पर पावन राखे। बताइए किसकी पंक्ति है बताइए। नूर मोहम्मद किस रचना से है बताइए। एक गलत दे दिया है, उस्मान, तो उस्मान की चित्रावली है ना, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है। चलिए, तो यह अनुराग बांसुरी से है, अनुराग बांसुरी लिख लीजिए। जब गलत दिया है ऑप्शन ही, तो नूर मोहम्मद लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, नूर मोहम्मद। चलिए, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी से नूर मोहम्मद की पंक्ति है। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी रचना से है। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार, सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है बता दीजिए मेरे भाई। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है बता दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? तो सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? तो यह बीरेन्द्र जैन की है, बीरेन्द्र जैन की है। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? तो बीरेन्द्र जैन की। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? तो बीरेन्द्र जैन की। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है बताइए। सामाजिक श्रेणी की है कि राजनैतिक है कि मनोवैज्ञानिक है, किस श्रेणी की है, किस प्रकार की एकांकी है? तो यह प्रतीकात्मक एकांकी है। चलिए, सही है। चलिए, छायावाद की पहली रचना, अब हम सबका कमेंट देखेंगे, 1 मिनट इंतज़ार करके। चलिए, छायावाद की पहली रचना बताइए। इससे सरल तो प्रश्न अभी तक आया ही नहीं। चलिए, छायावाद की पहली रचना आप बताइए। कामायनी को बता रहे हैं, देख लीजिए। वाह रे, राहुल नाम है इनका। वाह भाई राहुल, अब क्या ही कहें। चलिए, बताइए। तो झरना है, झरना इसका रचना काल और किसकी रचना है? मैसेज करके बताइए। चलिए, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है बताइए। क्रिया विशेषण किसमें है? क्रिया विशेषण किसमें है? व्याकरण बता देंगे क्रिया विशेषण कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम सरल तरीके से। चिल्लाओ मत, डायरेक्ट बताओ इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोते रोते, क्रिया विशेषण इसी में है। समझ गए कि हम कितने विद्वान हैं आप। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम, आप कितनी बार इसको बताएं कि पूछा जा चुका है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम लगातार देखिए, टीजीटी 2002 में पूछा गया था, फिर उसके बाद 2004 में पूछा गया, फिर 2010 का अभी साल करवा रहे हैं। अब आगे देखिए, 11 का साल करवाएंगे, 13 का साल करवाएंगे, उसके बाद 16 का, फिर 21 का, फिर 22 का। देखिए कहीं और मिलेगा, अभी चेक करेंगे। अब प्रवक्ता में कितनी बार मिलता है? 3 बार तो अभी मिल चुका है वियोगी हरि का वास्तविक नाम। बताइए, 3 बार टीजीटी मिल चुका है। अभी तक टीजीटी में पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं करवा पाए हैं, 3 बार मिला है। इसीलिए कहते हैं कि शिल्पी आप ज़रूर सॉल्व करिए। कुछ प्रश्न यहीं से डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो क्या नाम है? हरि प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप हरिहर प्रसाद लगा देंगे, राम प्रसाद लगा देंगे, आपका कोई भरोसा नहीं है। जब कन्फ्यूजन होने शुरू हो जाता है तो फिर उल्टा सीधा काम करना शुरू करते हैं। चलिए, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी बताइए। बताइए, तो यह वागार्थ थी। आप पढ़े नहीं हैं, हम एक दिन पत्र पत्रिका करवा देंगे। वागार्थ था। टीजीटी में इस तरह का प्रश्न जल्दी आता नहीं है, आ ही गया है। चलिए, जो भी प्रश्न आते हैं सरल आते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका तो वागार्थ थी। देखिए, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिल्पी में गलत दिया है भैया, अतीत के चलचित्र को दिया है। बताइए, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बताइए, कौन सा ग्रंथ लिखा था? पथ के साथी,
पूरा पूरा गलत बता रहे हैं। चलिए, इसको आपने पढ़ा नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ। स्त्री विमर्श का उद्देश्य बताइए। अगर स्त्री की बात उठाई जा रही है तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, उसके बारे में क्या अच्छा हो सकता है। तो इस स्त्री अस्मिता की खोज, ये सही है। पुरुष प्रभुत्व का विरोध, ऐसा तो हमने नहीं सुना है, लेकिन फिर भी मान लीजिए सही है। स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, जब दो विकल्प सही है तो इनमें से सभी लगा लीजिए। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है, तो सभी सही है। चलिए, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना, गीत नाट्य बताइए। जयशंकर अब बोल दिए, अब तो बता ही देंगे। चलिए, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, करुड़ालय। करुड़ालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? बताइए, हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु की? मेरे भाई चलिए, अब क्या ही कहें। किसकी रचना है? किशोरी दास वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। भला मैं क्या कर सकता हूँ? बताइए, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में प्रयोग हुआ है। भला शब्द है पूछा जा रहा है, अलग से वाक्य से निकालकर भला शब्द पूछा जा रहा है। तो भला क्या है? न तो संज्ञा, न सर्वनाम, न तो विशेषण, तो क्या है? अव्यय है। अव्यय है। अब इसमें भी दिमाग लगाएंगे, इसीलिए कहते हैं कि व्याकरण आप कहीं से पढ़ के आए हैं, व्याकरण हमसे एक बार पढ़ के देखिए, आप पूरी ज़िंदगी हम नहीं भूलेंगे। चलिए, ओल्गा से गंगा, वोल्गो से गंगा, वोल्गो है लेकिन वोल्गा लिखा है। बताइए, वोल्गो से गंगा किसकी रचना है? बताइए। ये तो बहुत सरल है, इसको तो आप बता ही सकते हैं ना। बताइए, वोल्गो से गंगा। अगर सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता। उसके बाद इनकी और रचनाओं की बात करें तो कन्यादान, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। मजदूरी और प्रेम, कहीं और लिख लीजिएगा, मजदूरी और प्रेम, ये सरदार पूर्ण सिंह के हैं, सारे निबंध हैं। चलिए, ओल्गो से गंगा किसकी है? तो यह राहुल संकीर्तन की है। किसकी है? तो राहुल संकीर्तन की है। किसकी है? तो राहुल संकीर्तन की है। किसकी है भैया? किसकी है? तो राहुल संकीर्तन की है। फ़ोन आ गया था दूसरी मोबाइल पर। तो किसकी है भैया? राहुल संकीर्तन की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, 86 नंबर में। ये सारी रचनाएं जो बोर्ड पे लिखी हैं सरदार पूर्ण सिंह की हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए, बहुत सरल प्रश्न है। किस समूह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं? किस लाइन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं? किस समूह में? बताइए। कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, ये तो गिरजा कुमार माथुर की है ना। बताइए किसकी है? चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी ये पूछी जाती है। रसमीमांसा तो बार बार पूछी जाती है। चिंतामणि तो आप जानते हैं। रसमीमांसा, त्रिवेणी आप कहीं लिख लीजिए ऊपर कॉपी में, नहीं फिर भोगेंगे, पछताएंगे। चलिए, अगले प्रश्न पे। संपूर्णानंद की रचना बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना, संपूर्णानंद और उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह अलग हैं। पूर्ण सिंह के बारे में बताया कि आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। उसके बाद हमने बताया सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। संपूर्णानंद अलग हैं। बताइए, संपूर्णानंद किसकी है? संपूर्णानंद की रचना बतानी है। बताइए संपूर्णानंद की रचना बता दीजिए। आप तो बता ही सकते हैं मेरे भाई, आप तो सरल हैं। चलिए, भाषा और शक्ति, भाषा की शक्ति,
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की रचना तो आप सभी को याद है, आषाढ़ का एक दिन हो गया, लहरों के राजहंस ये भी है, आधे अधूरे। कन्यादान किसका है? कन्यादान अभी हमने बताया ना, सरदार पूर्ण सिंह की। ये रचना किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की है, पूर्ण सिंह की। बाकी सारी रचनाएं मोहन राकेश की है। तो सारी रचनाएं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, दृश्य काव्य की विधा है, अब इसको भी बता दें। दृश्य क्या होता है, श्रव्य क्या होता है, बताइए। दृश्य काव्य की विधा है, बताइए। दृश्य काव्य की विधा आप बता दीजिए, बताइए। चलिए देख लीजिए मेरे भाई, काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। काव्य के भेद कितने होते हैं आप लिख लीजिएगा, 2 भेद। 2 भेद, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है। एक दृश्य होता है, एक पेज लेके बता दें, जब बता ही रहे हैं तो आपको अच्छे से बता दें। चलिए, जब आप समय ले ही रहे हैं तो कम से कम कुछ सीख लीजिए। देखिए, काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य। नहीं तो काव्य के 50 भेद आप कर देते हैं, आपका भरोसा नहीं। श्रव्य, अब देखिए, दृश्य का मतलब होता है जिसमें सुना और देखा दोनों जाता है। सुना और देखा दोनों जाता है। इसमें सुना प्लस देखा, इसमें सुना और देखा दोनों जाता है। इसमें केवल पढ़ा और सुना जाता है। पढ़ा प्लस सुना जाता है, इसको आप सुनते हैं केवल और पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या होता है। इसमें नाटक आता है आपका, 1 मिनट पेन चेंज कर ले। देखिए, इसमें नाटक आएगा, नाटक हो गया आपका, प्रहसन हो गया, एकांकी हो गई, एकांकी, रूपक हो गया। इसमें क्या आता है? महाकाव्य, खंड काव्य, इसे लिख लीजिएगा कहीं। खंड काव्य हो गया, मुक्तक हो गया, और गे। तो देखिए, महाकाव्य, रामचरितमानस महाकाव्य है ना, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं ना, पढ़ते हैं केवल, देखते हैं ना, पढ़ते हैं और सुनते हैं ना, पढ़ते हैं सुनते हैं ना। हमने बताया श्रव्य काव्य, श्रव्य के अंतर्गत केवल आप पढ़ा और सुना जाता है। तो रामचरितमानस महाकाव्य आप उसे पढ़ते हैं और सुनते हैं। दृश्य काव्य में नाटक, प्रहसन, जिसे आप देखते और सुनते दोनों हैं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दृश्य काव्य की विधा है, बताइए। दृश्य काव्य की विधा है तो नाटक है मेरे भाई, नाटक। कौन सी है? नाटक। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, नाटक। इसे नोट कर लीजिएगा जैसे है। शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, बताइए शब्दार्थो साहित्यो काव्यम यह किसकी है? तो शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, तो यह किसकी है? बहुत सरल है। देखिए, इसका मतलब भी समझ लीजिए। शब्दार्थो साहित्यो काव्यम भामा की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शब्दार्थो साहित्यो काव्यम। शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव, दोनों का साथ साथ रहना ही काव्य है। ये कह रहे हैं शब्दार्थो साहित्यो काव्यम। शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव, साथ साथ रहना ही काव्य है। शब्द और अर्थ अगर ये दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों का सहभाव ही काव्य है। अर्थात इनका कहना है शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, अर्थात केवल शब्द या केवल अर्थ अकेले काव्य नहीं है। अगर केवल शब्द करेंगे या केवल अर्थ करेंगे तो केवल अकेले काव्य नहीं है। भामा कह रहे हैं ये काव्य इसको नहीं मानते, केवल अकेले शब्द को काव्य नहीं मानते, अकेले अर्थ को काव्य नहीं मानते। इनका मानना है कि जहाँ सुंदर शब्द और उसका भावपूर्ण अर्थ दोनों मिलकर एक सामंजस्य बनाते हैं, उसे ही काव्य कहा जाता है। आचार्य भामा का सीधा मत है भैया कि काव्य में शब्द को शरीर माना है इन्होंने मेरे भाई, शरीर और अर्थ को आत्मा माना है, आत्मा। इनका कहना है कि
शरीर और आत्मा दोनों का समन्वय होना अनिवार्य है। शब्द और अर्थ का दोनों का समन्वय होना अनिवार्य है। भामा यही कहते हैं। परिभाषा को समझना है तो आइएगा। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन बहुत अच्छे से बता देंगे, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। चलिए अगले प्रश्न पे। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पिता हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, तो पिता हैं। चलिए, नीचे दिए गए नामों में से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बताइए। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं, बहुत सरल है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बहुत सरल है। इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता, बताइए। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए। वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य के शिष्य की बात कर रहे हैं। वल्लभाचार्य, देखिए वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे। वल्लभाचार्य की बात करें तो कुंभन दास एक हो गए, कुंभन दास। दूसरा परमानंद दास दो हो गए। अब चलिए सूरदास 3 हो गए। फिर कृष्णदास। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए, ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। अब चलिए वल्लभाचार्य के पास अब विट्ठलनाथ के चारों देख लीजिए। विट्ठलनाथ 4 इनके थे। अब देखिए 4 कौन कौन से। गोविंद स्वामी 1 हो गए। छीत स्वामी। चलिए गोविंद स्वामी। चलिए गोविंद स्वामी। उसके बाद चतुर्भुज दास। उसके बाद नंददास। तो ये 4 विट्ठलनाथ के हो गए। विट्ठलनाथ के कितने हैं? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। ये देखिए गोविंद स्वामी ये लिखा है ना, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, उसके बाद चतुर्भुज दास, नंददास। तो कुसु पर की ऐसे करके टिक बनाए थे। जो भी है आप ट्रिक अपना नोट कर लीजिएगा भाई। ट्रिक कुसु पर की शायद वल्लभ प्यारे हैं। 1 मिनट देखिए, कुसु, ये देखिए कु और लिखा है ना, कुसु पर की, प लिखा है पर की, तो कुसु पर की वल्लभ प्यारे। अब देखिए गोछी चंद नंद दुलारे। गोछी एक ग लिखा है ना, गोछी अच्छा लिखा है तो गोछी और चन, देखिए च लिखा है, ये च लिखा है तो न लिखा है, तो गोछी चंद विट्ठल दुलारे। कुसु पर की वल्लभ प्यारे, गोछी चंद नंद दुलारे। तो अब देखिए वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। देखिए चारों में से कुसु कुंभन दास, कुसु सूरदास मिल गए, परकी परमानंद दास मिल गए, चतुर्भुज दास किसके हैं, तो चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अष्टसाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, कब की थी इसका कमेंट करके आप बताएंगे। किस सन में किया था इसे आप कमेंट करके बताएंगे। किस सन में किए थे कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रतिप्रश्न आरोपण, बताइए क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। बताइए कौन सा सही होगा, प्रत्यारोपण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, प्रत्यारोपण। ये तो 2 विकल्प हो गया है। चलिए देख लीजिएगा, प्रत्यारोपण सही होगा। लिख दे रहे हैं कौन सा सही होगा, प्रत्यारोपण। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अजायब घर बताइए, संकर है, एक विदेशी है, एक देसी है, कौन सा है। अजायब की बात करें, अजायब की बात करें तो यह अजायब किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। घर किस भाषा का शब्द है, हिंदी। अब बताइए 2 भाषाओं के मेल से कौन सा शब्द बनता है, तो संकर।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, अभी इसे हमने पढ़ा, यह किसकी परिभाषा है? तो भामा की है, आचार्य भामा की है, अभी इसे हम पढ़ चुके हैं। दैत्य प्लस आर्य, देखिए दैत्य में क्या लिखा है, कौन सी संधि है बताइए? बहुत सरल है, देखिए बहुत सरल है, बताइए। ये दैत्य लिखा है, दैत्य, इसमें क्या छिपा है? आ छिपा है। आर्य में क्या है? आ है। तो जब आ और आ मिलाएंगे तो क्या, कौन सी संधि बनेगी? तो स्वर संधि बनेगी। तो कौन सी संधि है? स्वर संधि है। दैत्य आर्य में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। का, देखिए का और विसर्ग लगा है, आपी, बताइए कौन सी संधि इसमें होगी? कौन सा शब्द बनेगा और कौन सी संधि होगी? बताइए, बताइए भैया। एक का है, इसके बाद विसर्ग लगा है, प्लस आप लिखा है, आप लिखा है। देखिए विसर्ग के बाद अगर आ आता है, आ आता है तो क्या होता है? बताइए, बताइए क्या होगा? इसको को बना देंगे तो क्या होगा? ओ बनता है ना, क्या बनेगा? विसर्ग और आ मिल के क्या बनेगा? को बन जाएगा, ओ। तो क्या हो जाएगा? कोप। कोप कहाँ है? को अपि कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी संधि है ये बता दीजिए। अच्छा, विसर्ग, विसर्ग संधि है। विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि, जहाँ विसर्ग दिख जाए वहाँ विसर्ग संधि, सीधा सीधा। राम दशरथ के पुत्र थे, आप नहीं बता पाएंगे, हम समझ रहे हैं। अनुवाद हम देखिए, हम अनुवाद बहुत सरल तरीके से बताते हैं, अनुवाद पूरे इलाहाबाद में कोई नहीं बता पाएगा। अनुवाद या तो भाई जो संस्कृत पढ़ाते हैं वही बता पाएंगे, हिंदी वाले तो इधर उधर आपको टाल मटोल कर देंगे। देसी भाषा में अनुवाद सीखना हो तो आप रात्रि वाली क्लास में जुड़िएगा। जुड़ने के लिए देखिए हम नंबर बताए हैं 70 68 62 0242 पे आप संपर्क करेंगे और देसी भाषा में अनुवाद सीख लेंगे। अगर नहीं सीख पाएंगे तब भी हम बता देंगे कि यह अनुवाद यहीं से आता है घूम फिर के। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राम दशरथ, दशरथस पुत्र आसीत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी आप पढ़े नहीं हैं तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए, ज्ञानाभि, ज्ञानाभि बताइए। सार्थम कदापि न दुहते, बताइए इसका अनुवाद पूछ रहा है, बताइए 100 नंबर का अनुवाद बताइए, 100 नंबर का। तो चलिए, ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कंठ कौन सी ध्वनि है? कंठ, कंठ कहाँ मिल रहा है? देखिए कख, कंठ तो यही हो गया, इससे सरल। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है? पड़ोसी तत्सम हो ही नहीं सकता। बहु, शहीद, तो गोधूम, गोधूम क्या है? तत्सम है। गोधूम क्या है? तत्सम है। चलिए गोधूम। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव हमने बताया था कि अभी पीछे ही प्रश्न बताया, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वह तद्भव होता है। तो मुँह क्या है? तद्भव है। चलिए अगले प्रश्न पे। शैतान की आंत होती है, बहुत लंबी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे। ये सारे प्रश्न बहुत सरल हैं, देखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? बताइए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, बताइए। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी, ये जयशंकर प्रसाद के हैं। तो करबला किसका है? करबला किसका है? प्रेमचंद का है। करबला संग्राम, संग्राम याद कर लीजिए यहीं। प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी, वेदी बेटी नहीं वेदी, तो ये किसके हैं? प्रेमचंद के। प्रेमचंद लिख लीजिएगा, प्रेमचंद। आगे चल रहे हैं। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध, बताइए, बताइए भाई, बताइए कहाँ से हैं यह पंक्तियाँ? 106 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए, बताइए ये कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? तो यह बादल राग से है, बादल राग से है, बादल राग से है, सीधा सीधा बादल राग से है। यह पंक्ति किस बादल राग से है? देखिए
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भाई प्रकृति से संबंधित है तो बादल राग से हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अभी प्रश्न बहुत है। कविता क्या है? निबंध के लेखक। कविता क्या है? निबंध के लेखक बताइए, कविता क्या है? तो यह किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कविता पत्रिका के संपादक, नई कविता 1954 में था, 1954 में नई कविता, बताइए। तो जगदीश गुप्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाँद का मुँह टेढ़ा है, 50 बार पढ़ चुके हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है, बताइए। चाँद का मुँह टेढ़ा है किसकी है? चाँद का मुँह टेढ़ा है तो यह मुक्तिबोध की है। ऑप्शन नंबर बी, चाँद का मुँह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की नहीं है। मैसेज कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक में थे? तीसरे, चौथे, दूसरे, बताइए। बहुत देर तक इंतजार नहीं करेंगे। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरि, नरेश, धर्म, रघु, दूसरे सप्तक। प्रयाग, मदन विजय, सर्वेश्वर, कुंवर, केदार, कीर्ति, तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। देखिए, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंक मतलब कीचड़, पंक मतलब कीचड़, प्लस ज मतलब जन्म लेने वाला, तो यह क्या है? योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है। 111 योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। अरे भाई, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बनते हैं, लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को धारण करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। तो जो तीसरा अर्थ बताए, पंकज क्या है? पंकज मतलब कमल होता है, सीधा सीधा। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। देखिए, सीधा सीधा। चलिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में 5 बार टीजीटी में पूछा गया है? 5 बार। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बताइए। अच्छे से लिख पढ़ लीजिए भैया, इसी 6 महीने में नौकरी ले लीजिए, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर ठेला फेला खींचेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। माता पिता भी बहुत दिन तक साथ नहीं देते हैं। कब तक साथ देंगे? 50-60 के बाद उनकी भी उम्र ख़त्म हो जाएगी। इसी में रोग व्याधि, पड़ोसी आपको परेशान करते होंगे, मित्र आपके ताना मारते होंगे कि 40 साल तक हो गए अभी तक पढ़ ही रहे हैं। तो आपको जो करना है कर जाइए, नहीं तो कमाइए खाइए, सीधा सीधा। हमारा भाई यही उद्देश्य है, हमारा यही मानना है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो घर वालों को भी परेशान मत करिए, घर वालों को भी बेवकूफ़ मत बनाइए, ना तो अपना समय बर्बाद करिए। जो भी करना है करिए, अपना कमाइए खाइए। फिर फालतू में 2-4-10 हज़ार रुपये आप महीने का क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? वो आप सेविंग करिए, उससे आप आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा मत करिए। अगर माता पिता की कहाँ से ला रहे हैं, वो अपनी बहुत सारी खुशियों को मार लेते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। वो कहाँ से आपको देते हैं वो वही जानते हैं। अभी वो कहीं जाएंगे, नौकरी करेंगे, 4 बात वहाँ मालिक सुनाएगा, कुछ न कुछ उल्टा सीधा भी बोलता है। ऐसे पैसा नहीं आता। आपके यहाँ कोई काम करने के लिए आता है, 200 रुपये मजदूरी देते हैं, 300 रुपये घर बनवाते हैं। देखिए, आप क्या चाहते हैं उससे क्या आप इच्छा रखते हैं कि काम कम कर रहा है? मेहनत का काम है वो, 200 रुपये आप 300-500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि देखिए काम कम कर रहा है। तो यही चीज़ आपके माता पिता, हमारे माता पिता के साथ भी होता है। हमारे माता पिता, आपके माता पिता सब एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझिए, आप ईमानदारी से लगिए, 2026 में नौकरी लेके जाइए, नहीं तो इसके बाद तो अब कहानी ख़त्म ही है, 5-6-7 साल। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मैं कह रहा हूँ कि हम 1 पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री निःशुल्क नोट्स, PDF सारी चीज़ें निःशुल्क है। सारी चीज़ें पूरी यूट्यूब के इतिहास में। अब जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, चाहे अलंकार हो, काव्य प्रयोजन हो, काव्य हेतु, देखिए हम मुख्य रूप से 4 ही चीज़ पढ़ाते हैं जो सबसे कठिन है, जहाँ आपको दिक्कत होती है। काव्यशास्त्र, 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 हम भी बहुत ज़िद्दी हैं। काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, विज्ञान, व्याकरण, व्याकरण और संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत पढ़ाते नहीं, संस्कृत पढ़ा देंगे। ये सारी क्लासें हम निःशुल्क और अच्छे से, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम बताते हैं। समझ लीजिए, एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के बताते हैं, कहीं पूरी यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। चलिए, जो भी पढ़ाएगा ना इसको, तो कम से कम 2000, 3000, 4000 रुपये लेगा आपसे।
रटने रटाने वाली चीज़ न तो हम पढ़ाते हैं न तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए। बताइए, कम से कम 5 बार हो चुका है ये भी प्रश्न टीजीटी में, 5 से 7 बार। तो यह कलकत्ता से निकलता था। उदंत मार्तंड क्या है बताइए। बताइए, ये तो बता ही सकते हैं, अभी तो लिख देंगे तब तो आप बता ही देंगे। लिख दिए हैं। 1826 में कहाँ से? 1826 में कहाँ से? कोलकाता से ऊपर लिखा है। इसके संस्थापक कौन, संपादक कौन थे? संपादक जुगल किशोर लिख लीजिए। जुगल किशोर 18 बार पूछा जा रहा है, चाहे तो यहीं याद कर लीजिए। 100 बार इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं डायरेक्ट याद कर लेते। जो लगातार देख रहा है उसको तो याद हो ही गया होगा। तो जुगल किशोर संपादक जुगल किशोर थे। उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से निकलता था। कलकत्ता से, चलिए कहाँ है कलकत्ता? 1826 कहाँ है? बम्बई लिखा है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मान ले। अब बताइए, आधा तीतर आधा बटोर, तो ऐसा ये तो होगा नहीं। चमत्कार को नमस्कार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीधा सीधा। जादू वही जो सिर चढ़ बोले। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। चलिए, तो चमत्कार को नमस्कार नहीं होगा। चलिए बताइए, आप कमेंट करके बताइए, छोड़ देंगे इस प्रश्न को। जादू वही जो सिर चढ़ बोले, कौन सा सही हो जाएगा? इन्हीं दोनों में से एक है, कन्फर्म करके बताइए। जादू वही जो सिर चढ़ बोले, बताइए मेरे भाई। अब तो आप बता ही सकते हैं ना, अब इसमें कौन सा संशय है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जादू वही जो सिर चढ़ बोले, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जादू वही जो सिर चढ़ बोले। भैया, चमत्कार को नमस्कार नहीं, उलटिए मत। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बताइए 115, 10 प्रश्न और हैं आपके, गलत नहीं होने चाहिए। 10 प्रश्न और हैं, गलत नहीं। निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पुष्पदंत की रचना नहीं, बताइए। महापुराण, अड़य कुमार चरित, जसहर चरित, तो यही स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है भैया? स्वयंभू की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी, पौंचर्यू नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह क्या कहलाता है? ये तो इसमें तो आप चालाक ही हैं, तो योजक चिन्ह कहलाता है। चलिए, जिसमें जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो तो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा, जिज्ञासु। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सूरज, बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं भाई। सूरज का अभी तक हमने देखा, जो भी बता रहे हैं तुरंत एक बार में ही उनका आ जाता है। चलिए, सूरज हैं। प्रीति तिवारी हैं। अंजलि चौरसिया, पूजा करके कोई है, इनका भी आंसर सही आ रहा है। चलिए, अज्ञे का पूरा नाम तो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? चलिए भैया, मूल शब्द निकाल लीजिए। उपसर्ग हम इस तरह से सिखाएंगे पूरे जीवन भर। देखिए, सुपुत्र में सु निकाल लीजिए, बचा क्या? पुत्र बचा, तोड़ दीजिए। सु निकाल लेंगे तो क्या बचा? अधर्म में आ निकाल लीजिए, धर्म, इसको तोड़ दीजिए। देखिए, आ अलग हो गया। सुकर्म में सु हटा दीजिए, कर्म बचा, कर्म। देखिए, मूल शब्द आपके हो गए। अब बताइए, मिलन में मी निकालिए, लान होगा, तो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताइए। स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी। 5 प्रश्न हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श जब जुड़ जाए तो किसका है? बताइए। विमर्श न तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, न तो सूर्यकांत शास्त्री, न वियोगी हर का, तो किसका है भैया? बख्शी का है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ऑप्शन नंबर डी। पराधीन सपने सुख नाही, बताइए किसकी पंक्ति है पराधीन सपने सुख नाही। ये भैया किसकी पंक्ति है पराधीन सपने सुख नाही। तो यह किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? आगे चलिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताइए अगर कहीं अलगाव हो रहा है तो वहाँ कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं बी। एक 40 मिनट से ज़्यादा क्लास होती है तो कर नहीं पाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। अभी हमने बताया लालिमा में नहीं है, प्रत्यय है, कारीगर में गर्भ नहीं है, दशक में नहीं है, परा। परा और जय को अलग कर लीजिए, प्रा प्लस जय। तो उपसर्ग किस में है? परा उपसर्ग इसी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, आचार का विलोम, आचार का विलोम बताना है। आचार का विलोम अन उपसर्ग लग के बनेगा, अन, अना उपसर्ग नहीं। अन प्लस आचार जोड़ लीजिए, आचार। अब जोड़िए, अब क्या बनेगा? अनाचार। कहीं दिख रहा है अनाचार? आनचार नहीं, अनाचार। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए सारी क्लास निःशुल्क है, 96। सारी क्लास निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइएगा। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइएगा। अगर समझ में न आए, कुछ भी कोई भी दिक्कत रहे तो देखिए सब हमारे भाई बहन हैं, छोटे बड़े जो भी हैं। अच्छा, विशेषण पहचान के नियम देखिए। विशेषण पहचानने के लिए 1 मिनट देख लीजिए। हमने उस दिन बताया था मेरा, मेरा और मेरी, मेरा और मेरी 2 हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया था कि सीधा विशेषण पहचानने के लिए आप मेरा मेरी नहीं, देखिए मेरा मेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए विशेषण पहचानने की ट्रिक देख लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट में बस तुरंत ख़त्म कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से बता रहे हैं तो यार पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा। पीछे वाले वीडियो में अभी जो इसके पहले क्लास हुई है शिल्पी की, उसमें बताए हैं। हम क्लास में ज़रूर बताते हैं। पहले क्लास शुरू करने से पहले आज जैसे हमने आपको दर्शन बताया, उसी तरह सभी क्लासों में 2-3 क्लास से ऐसा कर रहे हैं। 3-4 क्लास से आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा तो आप चेक कर लीजिएगा। तो टीजीटी पीजीटी की निःशुल्क क्लासें चलेंगी। टीजीटी पीजीटी पूर्णतः निःशुल्क क्लास चलेगी। देखिए 2-3 दिन तक हम जीआईसी प्रवक्ता मेंस वालों को देखेंगे। उसमें उनको निबंध लिखना, ये सारी चीज़ें जो दे रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता मेंस, वो जो थंबनेल पे नंबर है उसी पर संपर्क करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। अभी मिलेंगे फिर। आज 2 क्लास होगी शिल्पी की।